दोस्तों नमस्कार। कुछ दिन पहले या प्रिसाइजली कहें तो अक्टूबर 16 को एक अटैक किया गया NSCN युग आंग ग्रुप के द्वारा 4 असम राइफल्स की चेक पोस्ट के ऊपर एट हरबाद विलेज अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अंदर हमारे कुछ जवान मारे गए, कुछ इंजर्ड हुए। और उसके बाद एक नागा जो आर्मी है, NSCN की जो आर्मी है, उन्होंने क्लेम किया कि यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ इंडियन फोर्सेस को और उनका इस टाइप के अटैक चलते रहेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट को ज्यादा मीडिया ने कवरेज नहीं दी। उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया कुछ दिन के बाद, और रिटेलिएट करके इन्होंने ड्रोन अटैक किया जो NSCN के लोग छुपे हुए थे म्यांमार के अंदर। और इंडिया ने कोई बात नहीं की, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं इशू की। इससे पहले कुछ महीने पहले की बात है कि आपके जो असम के ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप है अल्फा, उन्होंने भी इंडियन फोर्सेस के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद इंडिया ने वहां पे ड्रोन अटैक किया, हैवी ड्रोन अटैक किया था। और NSCN और दूसरे पे जो असम के रेबल्स है, बहुत से लोगों को मार दिया। और जितने लोग थे उसके बचे हुए लोग भाग गए बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश उनको अपनी कंट्री के अंदर रख के छुपा के रखता है। तो इंडिया आजकल पूरे तरीके से काउंटर अटैक कर रहा है, जो भी उस पर अटैक हो। आज हमको अपने प्लेन जाने की जरूरत नहीं है, हमको कमांडो भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ड्रोन्स हैं। और आज इंडिया बहुत ज्यादा ड्रोन बना रहा है, 400 कंपनी इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े ड्रोन्स बना रही है। और आज इंडिया अपने आप को पूरे तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है। जो हमारी BSF है, उनके अंदर एक कमांडो ग्रुप बनाया गया, ड्रोन्स कमांडो ग्रुप। और हर एक BSF के आदमी को ड्रोन की ट्रेनिंग जा रही है कि ड्रोन चलाए, अगर ड्रोन को आइडेंटिफाई करे। और पहले ये लोग लेके जाते थे LSG या राइफल्स, अब राइफल के साथ साथ ये ले जाएंगे अपने साथ ड्रोन्स, ताकि जो भी मिलिटेंट है उस पर काउंटर किया जाए, अटैक किया जाए। और यही काम होगा पाकिस्तान के खिलाफ। और इसी पे चर्चा करते हुए कि इंडियन आर्मी कैसे बात कर रही है, कैसे काम कर रही है। हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, और इनका हर एक चीज में इंटरेस्ट है। इनका आर्मी में इंटरेस्ट है, BSF के अंदर इंटरेस्ट है, इंडिया में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, चाइना में है, USA, हर एक चीज के ऊपर। उदय शंकर पाली जी, आप कैसे देखते हैं जो इंडिया पे ड्रोन अटैक हुआ और इंडिया ने उसका रिप्लाई दिया मिलिटेंट ग्रुप्स को ड्रोन से? सर, हर बॉर्डर में हमारे फोर्सेस आर रेडी। उनको सब पता है कि अटैक कहाँ से हो रहा है और उनको चुप करने के लिए कहाँ अटैक हमें किया जाए। एंड आवर रेस्पॉन्सेस आर वेरी 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 स्विफ्ट। और ये ड्रोन तो चलो ठीक है, पाकिस्तान से ड्रोन आ जाते हैं, ड्रग्स फेंक देते हैं, कभी बंदूक फेंक दी। अभी उनका लेटेस्ट है, सबसे बड़ा मेजर है कि रॉकेट लॉन्चर को उन्होंने भेजा था ड्रोन के थ्रू। So, but we have an edge in this drone technology because our drones are connected to the ground forces, हमारी, and plus in space the satellites also we have our connection out there. तो वो मॉनिटर करती है यहाँ के। तो ये तो मेरे ख्याल से दूरदर्शिता है हमारे नेताओं की, जो काफी पहले से उनको पता है कि भाई फ्यूचर में क्या इम्पोर्टेंस आने वाला है। ये बंदूकें आउटडेटेड होने वाली है, ये ड्रोन का जमाना है, ये उसके क्या नाम है, मिसाइल्स का जमाना है, हाँ, एयरक्राफ्ट का जमाना है, बट हाईटेक, इट इज। तो दिस इज, आई थिंक, काफी पहले हम लोग रियलाइज करने से पहले हमारे जो लीडर्स हैं, दे वर अवेयर ऑफ इट एंड दे हैव बीन प्रिपेयरिंग। तो इंडिया इज क्वाइट प्रिपेयर्ड सर, देयर इज नथिंग टू वरी, आवर फोर्सेस आर ऑल सेट। और जो जैसे को तैसा वाला हम लोग दे रहे हैं, और जिस दिन उनको गायब करना है ना, गायब भी कर देंगे, डोंट वरी। वो तो ठीक है कि भाई बिल्कुल ठीक बात है। वो तो देखो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, म्यांमार की गवर्नमेंट से इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया है वो जंगल का है, यहाँ पे हिल्स हैं, और वहां पे जो स्मगलिंग की जाती है वो की जाती है टनल्स के थ्रू। वो भी इंडिया ने बहुत सी पकड़ी है, क्योंकि ड्रग्स भी वहां से आते हैं। और जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट के, वो सारे के सारे चाके छुप जाते हैं म्यांमार के अंदर। और कुछ म्यांमार के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ काम करते हैं, उनसे भी इंडिया ने टच रखा है ताकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती है इस टाइप का। देखिए, ये जो अटैक हुआ है NSCN के द्वारा, इससे पहले भी अटैक किया गया था। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सी बातें होती है कि हमारा बॉर्डर में फेंसिंग क्यों नहीं है। जो हमारा बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, वो लगता है 1643 किलोमीटर का।
इसमें से अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है 520 किलोमीटर का, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर का, मणिपुर के साथ 308 किलोमीटर का और मिजोरम के साथ लगता है 510 किलोमीटर का। और ये सारा बॉर्डर है, हिली एरिया है, जंगल है, यहाँ पे नाले हैं, यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ पे पहाड़ है और इसको फेंस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम किया, ये पूरे बॉर्डर की फेंसिंग कर रही है फॉर ₹31,000 करोड़, जिसके अंदर 10 साल लगेंगे। जगह जगह पे एंट्री पॉइंट बनाए जा रहे हैं जहां से लोग आए, क्योंकि वहां से 10 किलोमीटर के अंदर जो भी लोग रहते हैं इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अब सबको आइडेंटिटी कार्ड दिए जा रहे हैं कि अगर आ रहे हैं तो आइए, कोई बात नहीं, लेकिन आईडी लेके आइए। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट नहीं की गई बहुत सालों तक, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ वो हुआ पिछले 10 साल में, जब से पीएम मोदी आए। रेलवे लाइन बनाई जा रही है, मिजोरम में रेलवे लाइन बनाई गई है, मणिपुर के अंदर रेलवे लाइन की बात चल रही है और त्रिपुरा और बाकी जगह पे भी रेलवे लाइन की बात चल रही है, बाकी जगह पे बनी गई है। 4 स्टेट में रेलवे लाइन आ चुकी है। जब आपकी रेलवे लाइन होगी या कनेक्टिविटी होगी तभी तो आपका बिजनेस होगा, तभी तो कोई कंपनी आएगी आपके यहाँ काम करने के लिए, तभी तो वहां के लोगों को मूवमेंट की ईजी होगा। और जब रेलवे लाइन बनेगी या कनेक्टिविटी होगी या आपका कनेक्शन बनेगा रोड, रेल या एयर के थ्रू, तभी वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्री भी आएंगी और वहां पे काम हुआ किया जा रहा। रिसेंटली सितंबर 17 को पीएम मोदी ने एक रेलवे लाइन इनॉग्रेट की जो मिजोरम के अंदर जाती है, उससे उनको कनेक्टिविटी मिली और चीजें वहां पे 20% सस्ती हो जाएंगी मिजोरम के अंदर, और उनके वहां जो चीज बिकती है वो बाहर बेची जाएगी, क्योंकि पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, लोगों को टैक्सी से जाना पड़ता था, रोड्स भी नहीं थे। और अब दूसरी बात क्या है कि जून 4, 2015 को मणिपुर के अंदर एक मिलिटेंट अटैक हुआ था और उस टाइम पे पीएम मोदी जा रहे थे 2 दिन की विजिट के लिए बांग्लादेश के अंदर, जून 6 से लेकर जून 7 तक, और पहली उनकी विजिट थी बांग्लादेश के अंदर और बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट थी। तो उस टाइम पे जो अजीत डोभाल है वो मीटिंग को छोड़ करके वापस आ गए और उस टाइम पे यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे थे कि आप मिलिटेंट को पकड़ो, क्योंकि मिलिटेंट भाग गए थे म्यांमार के अंदर, कि इनको पकड़ो, इनको मारो। लेकिन उस टाइम पे आर्मी चीफ थे जनरल सुहाग, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे कम से कम 72 घंटे चाहिए, हम जल्दी में कोई काम नहीं करेंगे, हमारी कैजुअलिटीज हो सकती है। फिर सारी प्लानिंग की गई डोभाल साहब के साथ बैठ करके, और जनरल सुहाग ने जाना था ब्रिटेन के अंदर, उनकी विजिट को कैंसिल किया गया और सारी प्लानिंग की गई। और पीएम मोदी जब आए तो उनको बताया गया कि हमारी ये प्लानिंग है, क्योंकि ये प्लान किया गया था जून 8 को अटैक करना, उसको पोस्टपोन कर दिया गया जून 9 को, और जून 9 को हमारे कमांडोज को तैयार किया गया। वो 2 हेलीकॉप्टर बैठ के गए, 80 कमांडो थे, और जो रॉ ने उनको पूरी इंटेलिजेंस दे रखी थी कि इनके कैंप्स कहाँ पे है। जो 2 मेन कैंप्स थे उनके पास गए 2 ग्रुप में बट करके, और ये जो कमांडो थे इंडियन टेरिटरी के अंदर 5 किलोमीटर पीछे उतरे ताकि किसी को शक ना हो, किसी को पता नहीं चले, और वो पाकिस्तान म्यांमार की बाउंड्री के अंदर घुसे। कई किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद रात को ऑपरेशन किया गया और उसके बाद दोनों कैंप को सराउंड कर लिया गया, और जो 2 हमारे यूनिट थे उन्होंने, एक यूनिट ने अटैक करना शुरू कर दिया, दूसरे ने उसको एनसर्कल करना शुरू कर दिया ताकि कोई मिलिटेंट भाग ना पाए, और दोनों कैंप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये ऑपरेशन 40 मिनट चला और 40 मिनट ऑपरेशन चलने के बाद ये कमांडो वापस आ गए और सारे के सारे मिलिटेंट 40 से करीब मिलिटेंट वो मारे गए। इंडिया के जो नुकसान हुआ था वो थे हमारे 20 आर्मी के पर्सनल और 40 मिलिटेंट मारे गए। साथ में इंडिया, हमारे जो उस टाइम पे एनएसए थे वो जून 17 को गए म्यांमार के अंदर, उनको सारी ब्रीफिंग दी। क्योंकि क्या होता है कि जब म्यांमार के मिलिटेंट उन पे उनकी आर्मी का प्रेशर होता है तो इंडिया के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उस पर भी इंडिया ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जब हमारे मिलिटेंट वहां पे जाए म्यांमार के अंदर गए तो हमने भी वहां पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इवन म्यांमार की आर्मी के लोग इंडिया के अंदर आ जाते हैं, आते हैं यहाँ पे राशन लेते हैं, खाते पीते हैं, कोई हमें उनसे प्रॉब्लम नहीं है। ये पाकिस्तान के तो है नहीं आर्मी के लोग, वो यहाँ पे शॉपिंग भी करते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। इनको मारने के बाद हमने म्यांमार के ऊपर प्रेशर डाला, तो म्यांमार ने जितने भी एनएससीएन के लोग थे उनके कैंप को बंद करा दिया, क्योंकि म्यांमार के एनएससीएन के लोग उनकी जनता या मिलिट्री के बहुत क्लोज थे, या तो इसलिए उन्होंने उनको बंद कराया इंडिया के प्रेशर के बाद, और इंडिया ने उनको थैंक्स भी किया। डोभाल साहब वापस आ गए, उनको पूरी ब्रीफिंग कर दी हमने क्या ऑपरेशन किया, और मतलब ये जो ऑपरेशन किया गया था म्यांमार को कॉन्फिडेंस में लेके किया गया कि हम कर रहे हैं, आप बीच में इंटरवीन न करना। म्यांमार ने कोई बीच में इंटरवीन नहीं किया और सारे के सारे मिलिटेंट को मार दिया जितने थे, और बाकी जो बचे थे उन्हें सरेंडर कर दिया, जिसके पीछे म्यांमार की गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था।
और बहुत से मिलिटेंट सरेंडर हो गए। लेकिन अब देखा है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे अटैक होने शुरू हो गए इंडिया के ऊपर फिर से, एनएससीएन के लोग, क्योंकि जो इनके एनएससीएन का चीफ था, एनएससीएन के का चीफ था, उसकी डेथ हो गई 2018 में। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक ग्रुप है वो फिर काम करना शुरू कर दिया। तो इंडिया इस टाइम पे पूरे तरीके से काम कर रहा है और जो भी अटैक हो रहा है उसको काउंटर कर रहा है। जैसे अल्फा ने अटैक किया था तो अल्फा के मिलिटेंट पे हमने ड्रोन से अटैक किया और वो वहां से मर गए, बाकी भाग गए। और अब भी जो अटैक किया, और इसकी कोई इंडिया गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन भी नहीं की, कोई स्टेटमेंट भी इशू नहीं की, क्योंकि म्यांमार के अंदर इस टाइम पे तो एक टाइप से वार चल रहा है। वहां पे उनकी गवर्नमेंट और उनकी उनकी जो आर्मी और बाकी जो रेबल ग्रुप्स उनके साथ वार चल रहा है, तो वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे जो इंडिया ने काम करना कर लेता है, आजकल पूछने की जरूरत नहीं है। सूथा, मैं खाली यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है वहां पर, उल्फा हो गया, ये मिजोरम का हो गया, दे यूज वो जो जंगल एरिया है, बॉर्डर एरिया है, जहां पर रहना आसान है, छुपना आसान है, ये कर क्यों रहे हैं? मुझे एक चीज पूछना सर, डेफिनेटली इट इज द ड्रग बिजनेस और फिरौती। माने वहां जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे पैसे निकालना और ड्रग के ऊपर धंधा करना, और वो दे वर्क फॉर दिस गवर्नमेंट्स, यू नो, एंड द गवर्नमेंट्स पे देम एंड दे डू इट। सीधी बात है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट दे रही है और चाइना पहले दे रहा था, चाइना ने देना बंद कर दिया, शायद पाकिस्तान भी दे रहा है उनको जाके। तो देखो उदय, मैं आपको बताऊं एक बात, जितने भी सर बेसिकली दे आर क्रिमिनल, दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर नहीं है, कुछ मिसगाइडेड लोग हैं। देखिए पहले लोग रहते छुपते थे आपके भूटान के अंदर, तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला भूटान के ऊपर कि आप इनको ढूंढो, क्योंकि रहते जंगल के अंदर है। तो भूटान ने लोगों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। फिर बहुत से लोग बांग्लादेश के अंदर रहते थे, चिटागोंग हिल्स के अंदर रहते थे। जब पीएम मोदी पावर में आए तो उनकी विजिट हुई बांग्लादेश के अंदर, तो उन्होंने शेख हसीना से कहा आपके यहाँ तो बहुत से मिलिटेंट छुपे रहते हैं। तो शेख हसीना ने बहुत को निकाल दिया और बहुत को इन्होंने रख दिया था जेल के अंदर। जो आपका अल्फा का चीफ था वो जेल में था, जिसको मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। और देखिए इनको ये इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि गलतियां हमारी गवर्नमेंट की भी है। देखिए गलतियां हमारी गवर्नमेंट की भी है। गलतियां ये है कि हमने उस एरिया की डेवलपमेंट नहीं की, वहां पे कोई जॉब नहीं। 2014 से पहले हमें पता ही नहीं था कि कौन से स्टेट हैं वहां पर, अरुणाचल क्या है, मिजोरम क्या, किसी को नहीं पता। खाली वो चुपचाप वहां पर क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट कर रहे थे, रिलीजन प्रोपेगेट कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक स्टेट है जहां पे हमारी ट्रेन जाती थी, वो थी असम। बाकी किसी स्टेट पे ट्रेन की सर्विस नहीं थी। मिजोरम के अंदर अब स्टार्ट हुई। अब इस टाइम पे 4 स्टेट है जहां पे हमारी ट्रेन जाती है, रोड जा रहे हैं। और जो एक रेलवे लाइन बनी है मिजोरम के अंदर, वो बनी है 53 किलोमीटर की। और उसके बनाने के अंदर वहां पे बहुत सारी गुफाएं बनी है। और जो उनका सामान लाया गया बनाने के लिए, वो आसाम से लाया गया, छत्तीसगढ़ से लाया गया, बिहार से लाया गया। जैसे आपको कंकड़ चाहिए, बाकी चीजें चाहिए, वो वहां से लाई गई। और अल्टीमेटली रेलवे लाइन बन गई। और रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ ओवर ब्रिज बन गए, कुछ अंडर ब्रिजेस बन गए। और वहां पे जो ट्रेन का रास्ता है, पहले 6 घंटे लगते थे, अब वहां पे 3 घंटे लगते हैं, सस्ती भी पड़ती है। तो आप जब डेवलपमेंट नहीं करोगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपकी प्रोग्रेस के लिए, कनेक्टिविटी। जब मोबाइल आए थे उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई ट्रेड नहीं होती थी, बिजनेस नहीं होता था। लोग पहाड़ों से आते थे, चंडीगढ़ या किसी जगह में आकर के सामान खरीदते थे, वापस चले जाते थे। आज क्या है, जब वहां पे रोड्स बन गए और वहां पे मोबाइल फोन आ गए, तो लोगों ने मोबाइल फोन पे ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि फलाना फलाना सामान यहाँ भेज दो। तो उनका टाइम बचता है, उनका पैसा बचता है, तो चीजें भी सस्ती मिलती है, उनको पर्सनली जाना नहीं पड़ता। और ये इन्होंने बड़ी मदद की इस चीज पे। और इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे जब ट्रेन आएगी, वहां पे रोड्स आएंगे, जहां पे 6 घंटे लगते थे अब वो 3 घंटे लगते हैं। और वहां पे देखिए जब वहां पे ट्रेन गई है तो वहां पे जो टूरिस्ट है वो भी जाएगा। जब टूरिस्ट जाएगा तो होटल भी चलेंगे, होटल चलेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, उनका दिमाग बिजी रहेगा। लेकिन जब आपके पास काम नहीं होगा तो उल्टी बात ही सोचोगे। देखिए अब क्या है कि जैसे मिजोरम के अंदर बहुत से फ्रूट्स उगते हैं या अदरक उगता है, लेकिन वो बेच नहीं सकते स्टेट के बाहर, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है जाने का। तो ट्रेन आने के बाद उनका सामान बिकना शुरू हो गया, वो ट्रेन में जाते हैं, सामान बेच के आ जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कोई गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी के साथ साथ आपकी मार्केट लगी होती है, मतलब पटरी के पास ही 2 फीट दूर। तो आज इंडिया के अंदर जो कनेक्टिविटी आ रही है, उससे हमारा ट्रेड और बिजनेस बढ़ रहा है। अब देखिए एक और बात है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को बड़ी जरूरत पड़ती है मूवमेंट के लिए। अरुणाचल प्रदेश में जब 1962 का वार हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में कोई रोड्स नहीं थे। आपको
बाई प्लेन हाँ, या किसी जगह पे छोड़ दिया जाता था, वहां से आपको 7-7 दिन लगते थे अपनी पोस्ट पे जाने के लिए। आज क्या है, आज रोड्स बन रहे हैं, हाईवे बन रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की जो मिट्टी है वो मडी मिट्टी है, जो हिल्स है मडी है, सर मिट्टी के हिल्स। हाँ, मैं पीछे नेपाल गया था। नेपाल के इंटीरियर एरिया में गया। उनकी प्रॉब्लम क्या है, कनेक्टिविटी नहीं है। वहां वही है। खाली एक कुली जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी पहाड़ी एरिया से आके। रोड ही नहीं है वहां पर, क्या करेंगे जाके? तो आई थिंक दिस इज व्हाट आवर गवर्नमेंट हैज रियलाइज, और कनेक्टिविटी कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के योगी जी बने हुए हैं आजकल, विशेश्वर शर्मा जी, हु इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने उनको पूरा नॉर्थ ईस्ट का संभालने को दिया हुआ जाके, है ना। ऑफकोर्स लेकिन मैं बता दूं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे 2000 किलोमीटर लंबी एक हाईवे बन रही है, कनेक्टिंग रोड्स बन रहे हैं, और वहां पे आपका एयरटेल के ऑफिस खुल गए, एयरटेल का कनेक्शन है। पहले वहां पे मोबाइल फोन नहीं थे, सिर्फ आप अपने जो आर्मी के इक्विपमेंट होते हैं उससे बात कर सकते थे। और आज दूसरा बात क्या हो रही है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जा रही है। वहां पे आपको ऑयल मिल रहा है, वहां पे आपको यूरेनियम मिल रहा है, जिसको एक्सट्रैक्शन करने का काम चल रहा है। और जब आप कनेक्टिविटी की, तो आपका बिजनेस भी बढ़ता है, आपको जॉब भी मिलते हैं, आपकी इनकम भी होती है। और अब क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट एक और काम कर रही है। जब 1962 का वार हुआ था, जो हमारी फोर्सेस थी उनको एयर ड्रॉप किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और उनको सप्लाई लाइन कोई नहीं थी, ना रोड से ना किसी और तरीके से। जब उनको एयर ड्रॉपिंग की जाती सामान की, 20% सामान उनके पहुंचता था, 80% जाता था गड्ढों में। अभी जब 62 के वार के अंदर जो चाइनीज फोर्सेस आ गई थी बॉर्डर तक, और जब बॉर्डर तक आई तो तेजपुर जाने के चक्कर में थी, तेजपुर असम में पड़ता है, तो उस टाइम पे तेजपुर को खाली कर दिया गया था। लेकिन उस टाइम पे अमेरिकन कमांडोस वो लैंड कर गए आपके कलकत्ता के पोर्ट पे। तब चाइनीज भागे, क्योंकि उनको पता था उनके पीछे, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं थे। और दूसरी बात क्या है कि अब ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे एक रेलवे लाइन बन रही है, ब्रह्मपुत्र के रिवर के 32 मीटर नीचे आपकी टनल बन रही है, जहां से आपकी सप्लाई लाइन चालू जा सकेगी। और वो बन रही है 37 किलोमीटर लंबी। वो सारी सप्लाई लाइन जा सकेगी, फोर्सेस मूव कर सकेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जहां पे हमारी फोर्सेस खड़ी हैं। अगर हम सप्लाई लाइन देंगे तभी तो हमारी फोर्सेस लड़ पाएंगी। इसी तरीके से जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे कनेक्टिविटी दी जा रही है, ट्रेड होगी, बिजनेस होगा, वहां पे कंपनीज आएगी अपना बिजनेस करने के लिए, फिर वहां पे टूरिस्ट बढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत सर, जगह है नॉर्थ ईस्ट, और जिसको अभी हाँ, तक किसी ने टच नहीं किया। नहीं सर, अरुणाचल की बात की है। मैं पीछे अरुणाचल गया था सर, और वहां पर एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट। वहां पर केव है। तो केव आप एक तरफ से जाइए और निकलिए, बड़ा एडवेंचरस है सर। वहां मैंने देखा एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है, किसकी? मोदी जी की। मोदी जी वहां एक बार ही आए, तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ी न्यूज हो गई थी। सो आई फेल्ट वेरी नाइस लुकिंग एट अवर प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूज पोर्ट्रेट आउट देयर। मतलब वो केव से ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा जो वो अट्रैक्शन था वो पोस्टर का जाके। बट एनीवे, आई थिंक थिंग्स आर मूविंग वेरी वेल, एंड विश्वेश्वर शर्मा इज डूइंग अ गुड जॉब. He is handling the Northeast extremely well, and our forces are very very active and very dominant in those areas. और जहां ये बंदर लोग थोड़ा बहुत टेररिस्ट ग्रुप है छोटे मोटे, वो चिंगू मंगू करते रहेंगे जाके। आपको धोखे से एक ने गोली चला दी, एक मर गया होगा कोई जाके। तो अब वो तो प्राइस वी हैव टू पे, बिकॉज दिस इज अ वेरी लार्ज कंट्री, वेरी बिग कंट्री विद वेरी डिफिकल्ट टेरेन. तो वंडरफुल सर, आई एम श्योर. अभी आज सर, आज की खबर तो ये है कि मिजोरम का जो बहुत बड़ा एक लीडर है, 50 साल के बाद वो टेररिस्ट ग्रुप का था, ही हैज कम बैक टू इंडिया. तो दैट इज अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट. वो टेररिस्ट ग्रुप का आदमी 50, एंड ही इज 91, 92, बट बड़ा एक्टिव है. मैंने देखा जाके, ही वाज वॉकिंग स्ट्रेट एंड ऑल. सो ही हैज कम बैक टू इंडिया. आई एम श्योर बड़ा सीरियस एफर्ट अभी डाला जा रहा है बाय द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व ऑल द नॉर्थ ईस्ट कॉम्प्लिकेशंस, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं. उदय, मैं एक और आखिरी में कहने से पहले एक बात कहूंगा कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई। डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुई कि ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहां पे 1 या 2 एमपी की सीटें हैं, असम को छोड़ करके। इसीलिए किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, किसी को वहां से कोई वोट की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज चाहे वोट हो ना हो, हर एक जगह डेवलपमेंट हो रही है, चाहे बॉर्डर एरियाज के अंदर हो रही है, और ताकि सब लोगों को बराबर माना जाए, सब लोगों को बेनिफिट मिले, सब लोग सेंट्रल जो आपका इंडिया का जो मेन स्ट्रीम लाइन है उसके अंदर आए और काम करें, कंट्रीब्यूट करें।
और इसीलिए इंडिया डेवलप भी कर रहा है, इंडिया अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, इंडिया स्पेशल अटेंशन दे रहा है नॉर्थ ईस्ट को, ताकि वहां पे लोगों को जॉब मिले और वो लोग मिलिटेंसी छोड़ करके नॉर्मल आए। बहुत से लोग मिलिटेंसी छोड़ करके इस टाइम पे मेन स्ट्रीम के अंदर एंटर कर चुके हैं, वहां पे इस टाइम पे कुछ इंडस्ट्री जा रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे एंड में कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो वही हमें दीजिएगा, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ज्यादा अच्छे वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।